50 लोगों को रोजमेरी ऑयल दिया गया, 50 लोगों को दिया गया 2% मिनॉक्सिडिल और देखा कि इनके रिजल्ट्स कंपेरेबल हैं। बट अभी मैं एक YouTube वीडियो देख रहा था जिसमें एस्टन कचर ने एक्सेप्ट किया है कि तो ये बात सच है कि पिज्ज़ा, बर्गर्स या मोमोज खा के किसी के बाल हेल्दी नहीं हुए हैं। एंड अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो एवरी मील आप सुपरमार्केट जाते हैं, चेकआउट काउंटर पे आपको हेयर गमीज मिलेंगी। अब बहुत लोग बायोटिन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू मेक। अगर आप अमिताभ बच्चन को देखोगे, रजनीकांत को देखोगे तो उन्होंने तो हेयर पैच लगाया है, बट एट द सेम टाइम याद है कैसे पहले पूरा परिवार सिर्फ एक ऑयल और एक शैम्पू से हेयर केयर रूटीन कर लेता था। आज मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, शैम्पू, सीरम्स, कंडीशनर, हेयर मास्क और फिर सलून ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स, सिस्टीन, केमिकल रिबॉन्डिंग। इतना कुछ होने के बाद भी क्या हमारी प्रॉब्लम्स पहले से कम हो गई हैं या बढ़ गई है? वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प शो। इस पॉडकास्ट में मैं और डॉक्टर जोशिया बात करेंगे हेयर केयर इंडस्ट्री के ट्रूथ के बारे में। बिफोर वी बिगिन, आई वॉन्ट टू थैंक पिलग्रिम फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल सेटअप ताकि हम आपके पास ला सके अनफिल्टर्ड ट्रूथ अबाउट द हेयर केयर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आजकल जब मैं पेशेंट्स देख रही हूँ अपने क्लिनिक में हेयर लॉस के लिए, सो आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट हेयर लॉस इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू वन एज ग्रुप। हर टाइप के लोग, चाहे यंग पॉपुलेशन हो, टीनेजर्स हो, बच्चे हो, ओल्ड एज हो, मिडिल एज हो, वर्किंग, नॉन वर्किंग क्लास, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते, कुछ लोग खुद अच्छे से खाना नहीं लेते, उनकी जगह बदल गई है, वाटर चेंज हो गया है, जॉब का स्ट्रेस है। ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू हेयर लॉस। लेकिन जो सबसे कॉमन हेयर लॉस का टाइप मैं अपनी क्लिनिक में डायग्नोस करती हूँ वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, जिसमें आगे से या साइड से बाल जाते हैं लेकिन पीछे के बाल अच्छे रहते हैं। और अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर हेयर लॉस काफ़ी हो गया है, कोई अच्छा एंटी हेयर लॉस शैम्पू लिख दीजिए। लेकिन क्या शैम्पू बदल लेने से ये टाइप का हेयर लॉस रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि इस हेयर लॉस का कारण गलत शैम्पू यूज़ करना नहीं है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसके दो पार्ट हैं, एक है एंड्रोजन और एक है जेनेटिक। एंड्रोजन्स है जो हार्मोन है जो आपके बालों की जड़ को पतला कर रहे हैं, और जेनेटिक्स कि आपके पेरेंट्स के बाल कैसे हैं, आपके मम्मी और आपके पापा के कितने बाल हेयर थिनिंग हुई थी, किस एज पे। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके भी बाल उसी एज में हेयर थिनिंग और उसी पैटर्न को फॉलो करे जो कि आपके मदर और फादर में है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रंटल और क्राउन एरिया इफेक्ट होता है। जो सर के पीछे वाला एरिया होता है जिसे ऑक्सीपुट बोलते हैं, डोनर एरिया जो ट्रांसप्लांट में होता है, वो इफेक्ट नहीं होता है इसमें। और एक और ख़ास बात है ये इस टाइप के हेयर लॉस की कि जैसे आपने कहा कि जेनेटिक्स की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्प्लीमेंट हेयर लॉस होता है। लेकिन उसके अलावा आजकल स्मोकिंग हम जल्दी शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्मोक कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, जॉब का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ हेयर लॉस। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे कॉमन चीज़, सबसे वाइडली यूज चीज़ जो है पूरी दुनिया में फॉर दिस काइंड ऑफ हेयर लॉस इज़ मिनॉक्सिडिल। लोगों के बहुत परसेप्शंस हैं, डाउट्स हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो मिनॉक्सिडिल की डिस्कवरी कैसे हुई हेयर लॉस में? मिनॉक्सिडिल पहले के ज़माने में दिया जाता था एज एंटी ब्लड प्रेशर मेडिसिन, ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई थी, क्योंकि वो आपकी नसों को थोड़ा डायलेट करता है तो उनका प्रेशर कम करता है। और डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग ये एंटी बीपी मेडिसिन लेते हैं उनके बाल अच्छे उग रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट्स इफेक्ट इन हेयर लॉस वाज डिस्कवर्ड। बट ऑफ कोर्स अगर आप खाएंगे तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तो उसका एक बहुत ही डाइल्यूटेड माइल्ड वर्जन बना दिया गया टू अप्लाई टॉपिकली टू गेट यू हेयर। मिनॉक्सिडिल कई सारी परसेंटेजेस में अवेलेबल है, 2, 5, 10, और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी परसेंटेज किसको यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मिनॉक्सिडिल एक शेड्यूल एच ड्रग है इंडिया में, तो आप वो सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ कर सकते हो। अब जैसे फीमेल्स हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको कब स्टार्ट करना है, कितना स्टार्ट करना है, तो वो ज़्यादा
डोज ले लेते हैं, कभी 5% से स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण उनको लगता है कि थोड़ी डिजीनेस हो रही है, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ रहा है। और ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि किसी ने उन्हें समझाया नहीं कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, तो जब हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसे सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण जो ड्रग है उसका भी सोसाइटी में एक रेपुटेशन जो है वो स्पॉइल होता है। लोगों को लगता है कि मिनॉक्सिडिल यूज़ किया तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बट अगर देखा जाए तो मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही सेफ ड्रग है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हैं उसके। लेकिन समझना ज़रूरी है कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट से लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसे ही मैं लिखती हूँ अपने प्रिस्क्रिप्शन में, उनका पहले सवाल आता है, डॉक्टर पर इससे तो बाल झड़ेंगे, रोकने पे बाल फिर गिर जाएंगे, और क्या-क्या दिक्कतें होती है। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि वो आपकी ब्लड सप्लाई इम्प्रूव कर रहा है और आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। अब आपके जो बाल आज झड़ रहे हैं, वो 3 महीने से आपकी स्कैल्प में डेड हैं। 3 महीने लगते हैं बाल को ऊपर आके झड़ने में। तो इमेजिन करते हैं कि हमारा एक बाल है जो 1 महीने पहले डेड हो गया है, अब वो धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है। मिनॉक्सिडिल से क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होगी, तेज़ी से नीचे से नए बाल आएंगे और वो आपके ऊपर के डेड हेयर को निकालेंगे। सो दिस गिव्स अस अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ इंक्रीज्ड हेयर लॉस विदाउट एक्चुअल हेयर लॉस। जो बाल 3 महीने में डेड हेयर झड़ने वाले थे, वैसे भी वो जल्दी झड़ जाएंगे, तो हमें लगता है बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। बट जो पेशेंट्स, जो लोग ये पहले 3 महीने निकाल लेते हैं मिनॉक्सिडिल के साथ, जो एक ऑब्स्टिकल जिसे मैं कहती हूँ, उसके बाद से मिनॉक्सिडिल सिर्फ अच्छे ही अच्छे फ़ायदे देता है। लेकिन एक इफ़ेक्ट है जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ जिससे कॉशियस रहना है, वो है हेडेक। क्योंकि देयर इज़ अ गश ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल। सम पीपल हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, उनको लगता है हमारा माइग्रेन इसे प्रेसिपिटेट हो गया है, हम अगले दिन उठते तो थोड़ा सा हेडेक होता है। जैसे आपने सही कहा कि हम पेशेंट्स को कहते हैं फिर आप लो परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए या फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कम रखिए। इसके अलावा अगर आप लगा के सो गए हैं, वो गीला है, आपके बेड पे लग गया है, तकिए पे लग गया है, चेहरे पे लग गया है, तो चेहरे पे भी बाल आ सकते हैं। इसीलिए मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके समझ लीजिए कि इस्तेमाल कैसे करना है। तो मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है जो यूएस एफडीए ने अप्रूव की है फॉर दिस काइंड ऑफ हेयर लॉस, और दूसरी है डीएचटी ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। और इसके अलावा अभी तक हमारे पास बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है अबाउट अदर थेरेपीज़। अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी स्टार्ट करनी है, फिनास्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड। अगेन ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेस्ट गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल स्टार्ट करना है। जो ड्यूटास्टेराइड है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है फिनास्टेराइड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है जो कि टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इनहिबिट करता है। बट अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो लॉस ऑफ लिबिडो, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स। बट अगर स्टडीज़ को देखा जाए तो ये केवल 1.5% पॉपुलेशन में है जो कि ओरल 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यानी कि फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड ले रहे हैं। तो अगर सेफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी सेफ मेडिकेशन है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। अगर आप उस 1 या 1.5% पॉपुलेशन में आते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ओरल मेडिकेशन के साथ है, तो अभी कुछ स्टडीज़ आई हैं कि इंट्रालीजनल ड्यूटास्टेराइड जो कि अब इंडिया में अवेलेबल हो गया है, वो जो इंट्रालीजनल ड्यूटास्टेराइड है उनके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ओरल से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इंट्रालीजनल ड्यूटास्टेराइड के बारे में बात कर सकते हो। और फॉर मी, मैं बहुत सारी अपनी फीमेल पेशेंट्स हु आर नॉट मैरिड और उनको काफ़ी सिवियर हेयर लॉस है, या फिर विमेन जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फॉर मी इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि उनमें ये सब साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस नहीं हैं, एंड इट मेक्स ईजियर फॉर देम टू स्किप मिनॉक्सिडिल एंड जस्ट यूज़ फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड। इसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स आजकल आते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू और ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू बात करते हैं नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स की, और वो कहते हैं कि डॉक्टर हम फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड नहीं लेंगे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से, और हम नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स लेंगे। तो ये बात भी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि जो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स है वो सिर्फ आपको एक मेंटेनेंस में या फिर हेयर थिनिंग स्टार्ट होने से पहले आपने उसको ले लिया
ताकि आपकी हेयर थिनिंग स्टार्ट ना हो, तो मे बी वो उसमें यूज़फुल हो। बट ओवरऑल अगर आपको ऑलरेडी हेयर थिनिंग हो चुका है तो नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स पे हम बैंक नहीं कर सकते कि वो आपको हेयर ग्रोथ वापस ला कर देंगे। उस केस में आपको मेडिकेटेड जो प्रॉपर यूएस एफडी अप्रूव्ड ड्रग्स है वो वाले डीएचटी ब्लॉकर्स आपको लेने चाहिए हेयर थिकनिंग के लिए। तो पेशेंट्स आते हैं कि हम हमारे कुछ हमारे रिलेटिव्स यूएस गए थे, हमने उनसे सौंपैमेटो मंगवा लिया है, फेनुग्रीक मंगवा लिया है, बट प्रॉब्लम यही है नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स के साथ कि उनकी कोई डोजिंग नहीं है। वी डोंट नो इन व्हाट डोज टू गिव। तो आप ज़्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो। विमेन को कुछ विमेन ले लेती है उन्हें जिनकी फैमिली प्लानिंग चल रही है एंड दे डोंट नो कि इट कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मेल बेबी इफ दे कंसीव दैट। तो भले वो नेचुरल हैं बट हमें बड़े सोच समझ के उन्हें लेना चाहिए। और जैसे आपने सही कहा, आई ऑल्सो प्रेफर टेलिंग पेशेंट्स कि अगर आपको मेंटेनेंस में लेना है ठीक है, बट डोंट रिलाई ऑन देम एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ। यू माइट फील डिसअपॉइंटेड एट द एंड ऑफ द डे। अभी मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था जिसमें एस्टन कचर ने एक्सेप्ट किया है कि वो भी ड्यूटास्टेराइड लेते थे फॉर गुड हेयर ग्रोथ, और अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने बंद किया तो वो ड्यूटास्टेराइड के रिजल्ट्स वापस जाने लगे। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में आपके रिजल्ट्स तभी तक रहते हैं जब तक आप मेडिकेशन पे हो, चाहे वो मिनॉक्सिडिल हो, चाहे वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हो। आप अपना मेडिकेशन बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम अगेंस्ट दी नेचर जा रहे हैं बाल बढ़ाने के लिए। नेचुरल प्रोसेस तो आपके बाल थिन करना ही है। राइट। एक्चुअली मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ, जब वो मुझे कहते हैं डॉक्टर मिनॉक्सिडिल लेना पड़ेगा क्या, ये तो ज़िंदगी भर लगाना पड़ता है। सो आई टेल देम कि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके हार्मोन्स वो काम कर देंगे जो आपको नहीं चाहिए। तो जिस दिन आप उठ के मिरर में देख के सोचो कि आज हो गया, अब और बाल की ज़रूरत नहीं है, उस दिन छोड़ देना। लेकिन अगर सुबह उठ के लगता है बाल चाहिए तो उस दिन मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड लेना है। अच्छा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारे टाइप के ऑयल्स भी अवेलेबल हैं मार्केट पे। अब ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं मे बी हेल्प करती हैं, मे बी हेल्प नहीं करती हैं। फ़र्क ये होता है दोनों साइंस में कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ज़्यादा होता है मॉडर्न मेडिसिन में कंपेयर टू आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो ये मेडिकेशंस भी लोग पूछते हैं कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं, दो हम इसके करेक्ट एक्सपर्ट नहीं हैं, बट क्योंकि ये प्रूवन नहीं है स्टडीज़ में, इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि वो ये मेडिसिन ले ले, लेकिन पहले स्टेज में, प्रिवेंटिव स्टेज में। एक बार हेयर थिनिंग अगर स्टार्ट हो गया है तो अगेन हम जैसे नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स पे बैंक नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे को लगता है कि हम किसी और चीज़ पे नहीं बैंक कर सकते और हमें मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ करना ही पड़ता है बाल बढ़ाने के लिए। आजकल रोजमेरी ऑयल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। सो जब व्हेन वी डिग आउट लिटरेचर फॉर इट कि क्या स्टडीज़ क्या कहती है, बिकॉज अगर स्टडीज़ हैवी हैं, अगर एविडेंस ज़्यादा है तो ही हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। अगर कोई वीक एविडेंस है कि हाँ एक आध किसी का अच्छा बाल उग गया, तो वैसी कोई थेरेपी हम कभी अपने पेशेंट्स को सजेस्ट नहीं करते। फिर हम थोड़ा वेट करते हैं लिटरेचर के आने का। तो रोजमेरी ऑयल के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी तक सिर्फ एक ही स्टडी अवेलेबल है जिसमें 50 लोगों को रोजमेरी ऑयल दिया गया, 50 लोगों को दिया गया 2% मिनॉक्सिडिल, और देखा कि इनके रिजल्ट्स कंपेरेबल हैं। बट इसके अलावा और कोई हमारे पास स्टडी नहीं है, और 50 लोग एक बहुत ही छोटा पॉपुलेशन है कि हम इसका डेटा रिफ्लेक्ट कर दें मिलियन ऑफ पॉपुलेशन पे जो हेयर लॉस से सफ़र करते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं, यही मैं कहती हूँ पेशेंट्स को, बट डोंट रिलाई सोली ऑन इट। और भी कई तरीके के ऑयल है जो ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में यूज़ हो रहे हैं, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स हैं। तो ये सारे ऑयल्स भी हम बेसिकली इन्हें एज अ कंडीशनर ही मानते हैं। हम नहीं मानते मॉडर्न मेडिसिन में कि ये आपको हेयर ग्रोथ में कुछ भी असर करेंगे। मे बी हल्का फुल्का मसाज से आपकी ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होगी, बट वो भी कितनी देर, थोड़ी 5 मिनट की मसाज में 5 मिनट में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली इनको कंडीशनर की तरह यूज़ करो। कोकोनट ऑयल इनमें से बेस्ट कंडीशनर है, और इससे हेयर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हमें नहीं होनी चाहिए। अब कई बार पेशेंट्स हमारे चेम्बर में आते हैं और वो एक्चुअली बाल लेके आते हैं, अपने पर्स में, अपने प्लास्टिक के बैग में बाल लेके आते हैं, रख देते हैं टेबल पे कि डॉक्टर ये देखो कितना हेयर फॉल हो रहा है। ये जो हेयर फॉल है ये मोस्टली टीलोजन एफ्लूवियम के कारण होता है। टीलोजन एफ्लूवियम क्या है कि आपका जो हेयर है जो कि ग्रोथ फेज में होना चाहिए, जिसको एरोजन बोलते हैं, वो किसी कारण से टेलोजन में चला गया है, रेस्टिंग फेज में चला गया। टीलोजन जो होता है वो 8 हफ्ते का होता है।
तो 8 हफ्ते बाद टेलोजन जो फेज है हेयर का वो खत्म हो जाता है और बाल शेड ऑफ कर जाता है। लेकिन बाल जाते क्यों है ग्रोइंग फेज से रेस्टिंग फेज में? वेल मेनली स्ट्रेस के कारण। दो टाइप का स्ट्रेस, या तो मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप और कुछ भी आपको जो कोई भी मानसिक तनाव, एग्जाम्स आ रहे हैं, या फिर आपके फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में क्या है, न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज, प्रोटीन अच्छे से नहीं खाते, वेजिटेरियन है और प्रोटीन सोर्सेज है ही नहीं कुछ। इसके अलावा आप बीमार पड़े हो, अगर पिछले 2 या 3 महीने में आपको टाइफाइड, डेंगू हुआ है, कोविड हुआ है, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का हमने एक्यूट हेयर फॉल देखा, उसको टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। तो ये वाला जो हेयर फॉल है ये सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है बाय मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, और वो बोलते हैं कि आप ये ऑयल लगा लो या ये सप्लीमेंट ले लो तो ये आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। ये जो हेयर फॉल है ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसकी नेचुरल हिस्ट्री है, ये ऊपर गया है तो ये नीचे आएगा ही आएगा। जैसे ही आपकी वो स्ट्रेस खत्म होगी, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो आपकी बॉडी पर फिजिकल स्ट्रेस हो, जो आपके हेयर है वो ऑटोमेटिकली वापस से घूम के टेलोजन से ग्रोइंग फेज में आ जाएंगे। और आपको इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कुछ ब्लड टेस्ट कराओगे और वो जो न्यूट्रिशन है आप पूरा कर सकते हो, और ये मैक्सिमम है। जो आपको इतना कुछ वो लोग दे देते हैं सप्लीमेंट्स और ऑयल के फॉर्म में, वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपका हेयर फॉल तो वैसे ही ठीक होना था। और कई बार हम ये बात समझते नहीं और क्रेडिट उनको दे देते हैं, उन सप्लीमेंट्स और उन ऑयल्स को, बट ऐसा साइंस में नहीं है, क्योंकि टेलोजन एफ्लूवियम खुद ही ठीक हो जाता है। दूसरी बात टेलोजन एफ्लूवियम की ये है कि अक्सर इसमें जो भी स्ट्रेस फेज़ है उसके 3 महीने बाद हेयर लॉस होता है। तो पेशेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि अभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि बाल को 3 महीने लगते हैं डेड ओक के ऊपर आके झड़ने में, और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, सर्जरीज़, इनके बाद भी 3 महीने बाद बाल झड़ते हैं। और जैसे आपने कहा, इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन और इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा न्यूट्रिशन लेके अच्छे बाल रीगेन किए जा सकते हैं। तो इवन टेलोजन एफ्लूवियम में कोई खास एंटी हेयर लॉस शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सोच सकते हैं फिर शैम्पूज़ करते क्या हैं एग्जैक्टली। तो होता यह है कि हमारा स्कैल्प जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है ऑयल ग्लैंड्स की, वो बहुत ज़्यादा ऑयल निकाल रहे हैं और इस ऑयल को रिमूव करना ज़रूरी है। तो शैम्पू एक क्लेंजर है जो बस एक इस ऑयल को हटाता है। अब अगर आप नहीं हटाओगे तो आपकी स्कैल्प में ऑयल डिपॉजिट होगा, डेड स्किन सेल्स डिपॉजिट होंगी, ये सब बाल से चिपकेंगे और आपको होगा डैंड्रफ, इचीनेस, ग्रीजीनेस होगा फील आपके स्कैल्प में। लेकिन कितनी जल्दी शैम्पू करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प कितनी जल्दी ऑयली होता है। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे में मुझे चिपचिप फील होने लगता है तो आप अपना शैम्पू रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेशेंट हमसे पूछते हैं कि शैम्पू कैसे चूज़ किया जाए या कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाए। तो मार्केट में 2 मेन टाइप के शैम्पूज अवेलेबल है, एक कॉस्मेटिक, एक मेडिकेटेड। सिंपल है, कॉस्मेटिक वो है जो आपको घर पे रोज़ यूज़ करना है, उसके लिए आप एक pH 5.5 का शैम्पू यूज़ करो। और आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है सल्फेट फ्री शैम्पूज़ का, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि हर किसी को सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ लोग जिनके हेयर फ्रिजी हैं या फिर जिनका काम ऐसा है कि बिल्कुल स्वेटिंग होती ही नहीं है, सारा दिन एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट में रहते हैं और आते जाते भी बहुत कंफर्टेबली अपनी कार में है, प्रॉब्ली उनको सल्फेट फ्री शैम्पूज सूट करेंगे। लेकिन रेगुलर आम आदमी को तो सल्फेट वाला ही शैम्पू यूज़ करना चाहिए। हमारा जो स्कैल्प है वो तो ऑयल ग्लैंड में बहुत रिच है, सेबेशियस ग्लैंड्स भरे हुए हैं हमारे स्कैल्प में। तो हम चाहते हैं कि हम उस ऑयल को वॉश करें ताकि हमारा स्कैल्प क्लीन रहे। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल हेक्टिक है तो आपको सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी जो स्कैल्प है वो बिल्कुल क्लीन रहे। अब मेडिकेटेड शैम्पूज़ क्या होते हैं? मेडिकेटेड शैम्पूज़ वो होते हैं जो हमारी स्कैल्प की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे कि अगर हमें डैंड्रफ है तो कई प्रकार के शैम्पूज़ आते हैं, केटोकोनाज़ोल, साइक्लोपायरॉक्सओलामीन, पैरोक्टोनओलामीन, सल्फर बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं। अगर आपके स्कैल्प में सोराइसिस है तो कोल्टार बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं। ऑयलीनेस कम करने के लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज़, पस वाले दाने हैं तो बीटाडीन बेस्ड शैम्पूज़। अब लोग सोच सकते हैं कि हेयर लॉस भी तो एक टाइप की हेयर प्रॉब्लम है, तो उसमें क्यों काम नहीं करते शैम्पूज़? क्योंकि हेयर लॉस जो होता है वो डीप रूट से होता है, वो काफ़ी अंदर है आपकी स्कैल्प पे। 2 से 5 मिनट शैम्पू मसाज कर लेने से किसी का हेयर फॉल नहीं रुकने वाला है। जो स्कैल्प की प्रॉब्लम्स हैं, डैंड्रफ, पस, पिंपल्स, ऑयलीनेस, इसमें काम करता है क्योंकि ये ऊपर की प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए शैम्पू हेल्पफुल होते हैं।
अब बहुत लोग हैं जिनको एक्चुअली शैम्पू करना ठीक से नहीं आता, उन्हें पता नहीं है कि बालों को शैम्पू करे या स्कैल्प को शैम्पू करे। वेल, शैम्पू हमेशा स्कैल्प को करना है क्योंकि आपका जो ऑयल ग्लैंड्स है वो स्कैल्प में है। तो अच्छे से आप अपने स्कैल्प को मसाज करके शैम्पू को पानी के साथ निकाल सकते हो। जो फीमेल्स हैं उनको अब शैम्पू से पहले अपने हेयर पे या तो कंडीशनर या फिर थोड़ा ऑयल भी वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उनका हेयर है उसका मॉइस्चर लूज ना हो, क्योंकि अगर हेयर का मॉइस्चर शैम्पू के साथ जाएगा तो आपके बाल जो है ड्राई, फ्रिजी और डल लगेंगे। अब हेयर केयर में कंडीशनर्स का क्या रोल है? तो कंडीशनर्स आर लाइक मॉइस्चराइजर्स फॉर योर हेयर स्ट्रैंड्स। जितनी बार आप शैम्पू करते हैं तो आपके स्कैल्प का ऑयल निकल गया और स्कैल्प अपना ऑयल निकाल के खुद को मॉइस्चराइज कर लेगा, लेकिन जो बालों से मॉइस्चर चले गया है उनका क्या? तो कंडीशनर्स हेल्प रेप्लेनिश द मॉइस्चर ऑफ योर हेयर स्ट्रैंड्स। इसके अलावा रेगुलर कंडीशनिंग विल एक्चुअली प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स, डलनेस एंड फ्रीजीनेस इन योर हेयर। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर बाल मैनेजेबल नहीं है लेकिन हम हेयर वैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे हमें हेयर फॉल होता है। बट हेयर फॉल और हेयर वैक्स का कोई कनेक्शन नहीं है। हेयर वैक्स जो है वो आपके हेयर स्टैंड पे लगेगी, तो उसमें बस ये है कि अगर आपने आज हेयर वैक्स लगाई है नहाने के बाद तो आप उसे कल सुबह तक मैक्सिमम वॉश कर लो। अगर वो रहेगी, चिपकी रहेगी, तो उसमें डैंड्रफ, ऑयल, बैक्टीरिया, डर्ट ये रहेगा। तो बेटर है कि उसको वॉश कर दो, लेकिन हेयर वैक्स से हेयर फॉल का कोई रिलेशन नहीं है। तो एक पेशेंट आई मेरे पास, वो कहती हैं कि वो 3 साल से हेयर केराटिन करवा रही हैं और अब उनके बाल बिल्कुल फ्रिजी हो गए, ऐसा लगता है किसी ने फ्राई कर दिए हैं। और उसके ऊपर से वो एक शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल लगा रही है, हेयर सीरम लगा रही हैं 3-3 हज़ार रुपए का, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है। तो क्या शैम्पूज़ और कंडीशनर्स ये ज़रूरी होते हैं जब हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं एक स्पेशल टाइप का? तो लोगों को ये नहीं पता इन शैम्पूज़ में होता क्या है। तो बेसिकली ये सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हैं। ये क्या करेंगे? ये झाग कम बनाएंगे। उससे क्या होगा, जो केराटिन आपके बालों पे चिपकाया गया है, लगाया गया है, वो थोड़ा लंबा लास्ट करेगा और इससे आपके रिजल्ट्स थोड़े से प्रोलॉन्ग्ड होंगे। तो चाहे आप किसी मेडिकल शॉप से जाके 600 रुपये का सल्फेट फ्री शैम्पू ले लो या 3000 का सल्फेट फ्री शैम्पू ले लो, बात बराबर है। इनफैक्ट जो ये शैम्पूज़ आते हैं विथ लेबल्स लाइक फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, फॉर फ्रीजी हेयर, फॉर रीबॉन्डेड हेयर, इन सब में एक ही चीज़ है, ये सब सल्फेट फ्री शैम्पू हैं। सिर्फ मार्केटिंग के लिए अलग अलग बॉटल्स में डाल के, अलग अलग कलर्स में डाल के रख दिए जाते हैं ताकि एक एज अ कंज्यूमर मेरे लिए आसान हो इसे उठा के यूज़ करना। तो बचपन में जब मैं अपने फादर के साथ बाल कटाने जाता था तो बस हमारा सिंपल हेयर कट होता था और हम घर वापस आ जाते थे। बट अभी जब हम जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हेयर वॉश से। उसके बाद डिस्कशन पे आते हैं कि क्या क्या हेयर में प्रॉब्लम्स है, कैसे मेरी हेयर लाइन जो है वो पीछे जा रही है, कैसे मेरे बाल जो है वो पतले हो रहे हैं, कैसे मेरे क्राउन एरिया में बाल ज़्यादा कम हो रहे हैं। देखिए, जो पार्लर में ट्रीटमेंट्स है, हेयर कटिंग हो गया, आपका हेयर स्पा हो गया, वो सब आपके एक्सटर्नल हेयर फाइबर पे होती है। वहाँ पर ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है जो एक्चुअली आपके हेयर फॉल में हेल्प कर सके। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप पार्लर किसके लिए जा रहे हैं और डॉक्टर के पास किस काम के लिए जा रहे हैं। हेयर ब्रेकेज के लिए हम कई ट्रीटमेंट्स के लिए ऑप्ट करते हैं, हमें लगता है इससे करवाने से हमारा हेयर ब्रेकेज रुक जाएगा। ऐसा कैसे होगा? हेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे बाहर होता है कॉर्टेक्स, विच इज़ लाइक टाइल्स ऑन द रूफ। एक के ऊपर एक टाइल्स रखी हैं और उसके हेयर के अंदर कुछ डालने के लिए इन टाइल्स को उठाना पड़ता है, चाहे वो अमीनो एसिड डालना हो, चाहे केराटिन डालना हो, चाहे कोई भी प्रोटीन डालना हो। तो जब आप ये लिफ्ट करेंगे, अंदर कुछ डालेंगे, तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अब होता यह है कि आपने केराटिन करवा लिया, 4 महीने आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि केराटिन बालों के बीच में लगा हुआ है। जैसे रेगुलर शैम्पूइंग से वो केराटिन धुलते जाएगा, देन यू आर लेफ्ट विद जस्ट हेयर जिसके टाइल्स खुली हुई है, ब्रोकन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी टूटे हुए हैं। सो देन यू कम बैक एंड से कि अब मेरे बाल हो गए डल, फ्रिजी और टूट रहे हैं जल्दी। फ्रिजी हेयर की ट्रीटमेंट के लिए आजकल काफ़ी लोग पूछते हैं। तो फ्रिजी हेयर के लिए सबसे पहले तो हमें यूज़ करना चाहिए एक सल्फेट फ्री शैम्पू। उसके बाद हमें यूज़ करना चाहिए कंडीशनर। हफ्ते में 1 या 2 दिन हमें हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। और अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो हमेशा उसकी सेटिंग जो है वो आपको कोल्ड पे रखनी चाहिए। अब कोल्ड पे रखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा हेयर ड्राई होने में, बट वो आपके हेयर हेल्थ के लिए बेटर है। नहाने से पहले थोड़ा हेयर के डिस्टल 2/3 में हेयर ऑयल भी लगा सकते हो। अब विंटर्स में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी जो है वो आपके हेयर से नेचुरल ऑयल को पूरी तरीके से स्ट्रिप कर देता है। तो हमें अपने जो वाटर टेम्परेचर है उसको ल्यूकवार्म रखना चाहिए
और ज़्यादा लंबी बात नहीं लेनी चाहिए। एक और चीज़ जो मैं फ्रिजी हेयर के लिए सजेस्ट करती हूँ वो है यूजेज ऑफ वुडन कोम्स, क्योंकि प्लास्टिक कोम्स जो होते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उससे फ्रिज बढ़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक कोम्स ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं हेयर फाइबर के लिए, तो हेयर ब्रेकेज भी ज़्यादा होता है, उससे फ्रिज और डबल होता है। तो हेयर ब्रेकेज कैसे ठीक होगा? द ट्रूथ इज़, एक बार हेयर का फाइबर डैमेज हो गया, वो डैमेज रहेगा, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि नीचे से जो नया बाल आ रहा है वो हेल्दी हो, और उसके लिए नंबर 1 रूल इज़ गुड डाइट। आपको अपनी डाइट में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अप्रोप्रिएट अमाउंट लेनी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अच्छा प्रोटीन और हेल्दी फैटी एसिड्स, ये आपको इंक्लूड करने हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जहाँ तक बात है, उसमें बहुत सारे हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विटामिन B12, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, फोलेट, ये सब हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मोटा मोटा आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। बहुत सारे आप नॉनवेज आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं। फिश, ऑयस्टर्स, दीज आर वेरी रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स विच आर important for hair luster also. Eggs, egg yolk is very rich in biotin and vitamin B12. उसी तरह से whole grains, beans, lentils, these should all be encouraged in diet. तो ये बात सच है कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स या मोमोज खा के किसी के बाल हेल्दी नहीं हुए हैं। एंड अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो एवरी मील शुड बी माइंडफुली टेकन। और दूसरा एस्पेक्ट ये है, ओवर सप्लीमेंटेशन कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। सो आप घर पे बनाया हुआ खाना खाइए और जो हेल्दी फूड्स आते हैं वो लीजिए, बट सप्लीमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि विटामिन A, विटामिन E और सेलेनियम के एक्सेस से भी हेयर लॉस होता है। आप सुपरमार्केट जाते हैं, चेकआउट काउंटर पे आपको हेयर गमीज मिलेंगी। हेयर गमीज बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारी एडवर्टिजमेंट चल रही है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ये पहले यूएस में पॉपुलर हुई और अब ये ट्रेंड इंडिया में भी आ गया है। वेल, हेयर गमीज में यूजुअली प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर्स, शुगर, अलग अलग टाइप के सिंथेटिक आइटम्स होते हैं। तो अगर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप सिंपल मेडिसिन या फिर एक सिंपल कैप्सूल के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में लेना मेरे हिसाब से बेटर है कंपेयर टू हेयर गमीज। अब बहुत लोग बायोटिन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू मेक, दैट बायोटिन का डेली रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट ह्यूमन होता है 30 माइक्रोग्राम्स। जो बायोटिन सप्लीमेंट्स जनरली ओवर द काउंटर मिलते हैं उनमें इसकी डोजेज होती है 5 से 10 मिलीग्राम, मतलब 5000 से 10,000 माइक्रोग्राम्स, विच इज़ सो हाई कंपेयर टू द डेली रिक्वायरमेंट। तो आप जिंदगी भर बायोटिन नहीं ले सकते, इसे ओवर सप्लीमेंटेशन हो सकता है। नेचुरल जो फूड आते हैं जैसे कि एग्स, जैसे मैंने बताया एग योक, कुछ ऑर्गन मीट्स अगर आप लेते हैं तो, इसके अलावा फिश, वेजिटेरियंस के लिए आलमंड्स एंड स्वीट पोटैटोज, दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ बायोटिन और इन्हें कंज्यूम करना बेटर है। तो बायोटिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत किसको पड़ती है? जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं या ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, अगर आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे हैं तो आपके गट के बैक्टीरिया ख़राब हो चुके हैं, उन लोगों को बायोटिन सप्लीमेंट्स की एक्चुअली लंबे समय तक ज़रूरत पड़ती है। अब बायोटिन का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि विटामिन बी है तो वाटर सॉल्युबल है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले भी लो तो आपके बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। बट अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की एक वार्निंग आई है कि जो बायोटिन ओवर सप्लीमेंटेशन से आपके जो लैब वैल्यूज़ हैं, आप कोई लैब टेस्ट कराते हैं, उनमें चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि LH, FSH, DHEAS और इसके साथ हार्ट अटैक मार्कर जो ट्रोपोनिन T रहता है, उसकी भी वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ सकती है। इसलिए कोई भी लैब टेस्ट कराने से पहले आपको बायोटिन 1 हफ्ते पहले बंद कर देना चाहिए। वेरी ट्रू। और एक और कंडीशन है जिसमें न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो है अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। काफ़ी मदर्स अपने यंग चिल्ड्रन को लाती हैं, उन्हें कहती हैं कि इनके बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं। पीपल कम इन देयर 20s सेइंग कि हमारे बाल अब सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को नोटिस करें, बायोटिन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, ये अच्छे से अक्सर एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट में आपको मिल जाएंगे, तो इससे अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर थोड़ा डीले हो सकती है। कुछ सप्लीमेंट्स देखे गए हैं जैसे कि कैल्शियम पैंटोथीनेट और पाबा, जो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, जो भी काफ़ी ग्रेइंग ऑफ हेयर को रिवर्सल करने में हेल्प कर सकते हैं एट अ यंग एज। अब DIY फॉर हेयर केयर तो बहुत ही कॉमन है। हेयर फॉल हो गया, हेयर कंडीशनिंग हो गई या अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गई। हमारे इंडिया में हर चीज़ के लिए एक DIY ज़रूर है। अब हेयर ग्रोथ के लिए कॉमन है गार्लिक और अनियन एप्लीकेशन। ये दोनों ही इरिटेंट्स हैं। इरिटेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एलोपेशिया में यूज़फुल होते हैं, वो है एलोपेशिया एरियाटा।
इसके अलावा जो सबसे कॉमन कॉजेज़ है एलोपेशिया के, जो कि है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या टीलोजन एफ्लूवियम, उसमें इनका कोई भी रोल नहीं है। एग्स यूज़ करते हैं हम हेयर कंडीशनिंग के लिए, इसके लिए हम पेशेंट्स को मना नहीं करते, आप कर सकते हो यूज़। लेकिन एग को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है और एग के रेमिनेंट्स रह सकते हैं आपके हेयर में, जो कि साल्मोनेला जैसी इन्फेक्शन को स्कैल्प में ला सकते हैं। डीआईवाई में एक्चुअली जो हरी मेहंदी है या हेना जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी यूज़फुल है ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड्स। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हेना में भी मिलावट होती है, उसमें डाल देते हैं ब्लैक कलर जिसे पीपीडी कहते हैं हम, और ये ब्लैक कलर एलर्जी करवाता है। हमारे पास कई लोग आते हैं कि हमने तो उस डॉक्टर सिर्फ मेहंदी लगाई थी और हमें रिएक्शन हो गई, हाथ पे रिएक्शन हो गई, तो हमें सिर्फ हरी मेहंदी यूज़ करनी है। इसके अलावा इनफैक्ट ग्रेइंग के लिए कलर करना या डाई करना सबसे सेफ ऑप्शन है। हेना के अलावा इंडिगो भी एक बहुत नेचुरल कलर है, और इसके अलावा कई ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं मार्केट में। तो जब भी हम डाई चूज़ करते हैं हमें 2 चीज़ें देखनी है कि इसमें अमोनिया नहीं हो और इसमें पीपीडी नहीं हो। पीपीडी हमें मिस नहीं करना है क्योंकि दिस इज़ द वन दैट कॉजेज़ एलर्जी इन पेशेंट्स। अब हेयर ट्रीटमेंट्स की तरफ चलते हैं, खासकर जो हम क्लिनिक में करते हैं। आई थिंक एक ट्रीटमेंट जो कई सालों से ट्रेंड कर रही है वो है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कैसे बनाते हैं? आपकी वेन से ब्लड लेते, उसको सेंट्रीफ्यूज में डालते, सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स अलग करते हैं और इन प्लेटलेट्स को फिर नीडल्स में भर के आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। अब पीआरपी जो है वो एक रीजनरेटिव ट्रीटमेंट है। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है आपके हेयर बल्ब में जाके उसको स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू हेयर। वहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है आपका वो इम्प्रूव होता है, हेयर के आसपास वाला जो टिश्यू होता है। उसके अलावा एंजियोजेनेसिस यानी कि नए ब्लड वेसल फॉर्मेशन, इसमें भी पीआरपी काफ़ी यूज़फुल रहता है। एक मेटा एनालिसिस है 24 स्टडीज़ का, जिसमें से 21 स्टडी में बताया गया है कि पीआरपी एक्चुअली आपको काफ़ी हेल्प करता है। और पीआरपी का बेस्ट पार्ट ये है कि उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोलोगस है। तो हल्की फुल्की पेन जो कि आपके इंजेक्शन के समय होती है, उसके अलावा पीआरपी में लॉन्ग टर्म कोई भी इशू नहीं है। आप उसको वंस अ मंथ करा सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद उसको 2 to 3 मंथ्स के इंटरवल पे रिपीट कर सकते हैं। अब जो पीआरपी है वो एक एडजुवेंट है, वो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है। मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड उसके साथ लेना मोस्ट केसेस में ज़रूरी होता है। उसके अलावा जब हम पीआरपी बंद कर देते हैं क्लिनिक पे, तो उसके रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ घर पे यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी ही एक थेरेपी है जिसे हम जीएफसी थेरेपी कहते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। ये एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है पीआरपी का। इसमें भी हम आपका ब्लड लेंगे और उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स अलग करके, बाहर ही अलग करके कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में आपके स्कैल्प में डालेंगे। और अब आपके लिए क्या बेटर है, पीआरपी के जीएफसी? ये ज़्यादा बेटर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बता पाएंगे, आपकी सिविरिटी देख के, पैटर्न ऑफ हेयर लॉस देख के। इसके अलावा मीज़ोथेरेपी भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये मैं उन पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ जिनको ब्लड विड्रॉ करवाने में डर लगता है, जिनके प्लेटलेट काउंट लो रहते हैं। उसमें हम एक बाहर से कॉकटेल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब होते हैं एक ही यूनिट में, और इसे हम हेयर की उस लेयर में इंजेक्ट करते हैं जहाँ हेयर बल्ब है, फॉर हेयर ग्रोथ। अब पीआरपी से भी ऊपर एक रिलेटिवली न्यू ट्रीटमेंट आ गई है जिसे बोलते हैं इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड। ये इंडिया से बाहर तो यूज़ हो रहा था, बट इंडिया में अभी थोड़ा नया नया है। इस ट्रीटमेंट में हम पर पेशेंट 2 ml ड्यूटास्टेरॉइड लेकर उसको सलाइन में डाइल्यूट करके स्कैल्प में लगाते हैं। इसके प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। कई जगह पे ये हफ्ते हफ्ते में हो रहा है और उसके बाद मेंटेनेंस होता है 3 मंथ्स में, और कुछ कुछ जगहों में ये वंस अ मंथ और वंस इन 2 मंथ्स हो रहा है। इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड की एक बहुत खास बात ये है कि वो 3 महीने तक आपके स्कैल्प में रहता है। तो 3 महीने तक वो काम करता है डीएचटी को ब्लॉक करने का। और सेकेंडली, जिन लोगों को ओरल ड्यूटास्टेरॉइड से साइड इफ़ेक्ट्स का डर लगता है, जिनको लगता है कि उनको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ड्यूटास्टेरॉइड खाने से, तो उनके लिए इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक लोकल इंजेक्शन है, तो केवल लोकल उसी टिश्यू के अंदर वो काम करता है। तो जो पीआरपी है, जीएफसी है, मीज़ोथेरेपी है, ये हर टाइप के हेयर लॉस में हम दे सकते हैं। इंजेक्टेबल ड्यूटास्टेरॉइड इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर पीपल जिनको मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, लेकिन टेलोजन एफ्लूवियम में इसका कोई खास रोल नहीं है। अब डर्मा रोलर भी एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है, और अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि क्या डर्मा रोलर मैं घर में यूज़ कर सकता हूँ। पहले तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप डर्मा रोलर घर में यूज़ करो, क्योंकि इसमें आपकी स्किन
ब्रीच हो सकती है, और अगर आपकी स्किन ब्रीच हो रही है तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। स्टेरलाइजेशन घर में इतनी अच्छे से मेंटेन हो नहीं पाती है। बट फिर भी अगर आप डर्मा रोलर घर पे यूज़ करना चाहते हो तो 0.25 या मैक्सिमम 0.5 से ज़्यादा उसका डेप्थ नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखो कि डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दो। हर सेशन के लिए एक नया डर्मा रोलर आप यूज़ करो। डर्मा रोलर का मेन एडवांटेज है कि वो भी ब्लड वेसल्स इंक्रीज करता है और आपके हेयर के आगे पीछे का जो टिश्यू है, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको इम्प्रूव करता है, और जिसके वजह से हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तो क्लिनिक में जो हम डर्मा रोलर्स यूज़ करते हैं वो जनरली 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा की डेप्थ के होते हैं, क्योंकि आपको उतना डीप जाना पड़ता है टू टच द हेयर फॉलिकल्स या उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए, वहाँ ब्लड वेसल्स बढ़ाने के लिए, ताकि आपका हेयर फाइबर स्ट्रॉन्ग बने। इसके साथ हम सिर्फ प्लेन डर्मा रोलर्स आजकल नहीं करते हैं किसी के भी स्कैल्प पे, हम हमेशा उसके साथ या ग्रोथ फैक्टर्स या मीजोथेरेपी या पीआरपी इन्फ्यूजन करते हैं, जिससे रिजल्ट्स और इन्हांस होते हैं। एक और ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है एलईडी लाइट थेरेपी। तो हेयर में कौन सी एलईडी आपको यूज़ करनी है? रेड एलईडी आपको यूज़ करनी है। उसकी जो वेवलेंथ होती है 650 नैनोमीटर होती है, और रेड एलईडी आपके हेयर बल्ब से स्टेम सेल्स को इम्प्रूव करती है, उनको डिफरेंशिएशन कराती है उनका, उससे हेयर ग्रोथ बढ़ती है। उसके अलावा वो एटीपी बढ़ाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपके बढ़ते हैं, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है और हेयर ग्रोथ बेटर होता है। तो कौन सी एलईडी लाइट बेस्ट है घर पे यूज़ करने के लिए फॉर हेयर ग्रोथ? कई लोग हमसे पूछते हैं। एलईडी पैनल्स जो होते हैं वो सबसे इफेक्टिव होते हैं, जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर अदर थिंग्स अवेलेबल लाइक एलईडी कोम्स, एलईडी मास्क, एलईडी हेलमेट्स, बट इनकी इफेक्टिविटी पैनल से कम है। अब हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों के लिए सही है? वेल, हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्वुड क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो 3 या 3 के जो आगे वाले हैं उनके लिए अच्छा है। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। मे बी आप कोई शोबिज से हो, या फिर आपके लुक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़्यादा, तो उसके लिए लोग हेयर ट्रांसप्लांट पहले भी करवा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके जो बाल हैं वो डोनर एरिया से लिए जाते हैं और आपके आगे लगा दिए जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस हेयर ट्रांसप्लांट में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट की। पेशेंट को ये समझना होगा कि ओरिजिनल हेयर डेंसिटी जो कि 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो आपकी नहीं हो पाएगी, 25 टू 30 हो पाएगी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट उन 25 टू 30 को ऐसे लगाया जाएगा कि लगे कि आपकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो। लेकिन हो सकता है कि जब आप नहाएं, जब आपके बाल चिपके हुए हों, तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कम दिखाई दे। तो वो एक्सपेक्टेशन समझना बहुत ज़रूरी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि हमारे जो बाल है वो हेयर ट्रांसप्लांट से एक हम इल्यूजन बना रहे हैं कि स्कैल्प भरा हुआ है, बट जो हमारी ओरिजिनल डेंसिटी थी शायद उतनी नहीं है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप एक सही जगह से करा रहे हैं, उन्होंने आपको सही से डायग्नोज किया है, तो उसमें ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। अब आजकल इतने ग्राफ्ट लग रहे हैं, 3000, 4000, 5000, तो इनमें से अगर 100-150 ग्राफ्ट आपके फेल भी हो गए तो भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर डायग्नोसिस सही है आपका। अब हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि एक सुपरफिशियल सर्जरी है, हम कुछ ही मिलीमीटर स्किन के नीचे काम कर रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, तो ओवरऑल काफ़ी सेफ है। बट सर्जरी तो है, तो इसलिए हमें सारी प्रिकॉशंस रखनी है। हमें जैसा जैसा हमें डॉक्टर बताए प्री एंड पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर, हमें वो फॉलो करना है। पहला 1 हफ्ता अगर आपने अच्छा निकाल लिया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, तो वो जो बाल है आपके ज़िंदगी भर रहते हैं। उन बालों का जो ग्रोथ है, शेडिंग है, वो बिल्कुल नेचुरल होता है, तो पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एंड इन मोस्ट केसेस इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट फॉर बोथ पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है वापस 1 साल बाद, तो बहुत खुश होता है अपना हेयर को देख के। अब हेयर पैच बेटर है या हेयर ट्रांसप्लांट बेटर है? ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए क्या बेटर है आपको वो सोचना है। अगर आप अमिताभ बच्चन को देखोगे, रजनीकांत को देखोगे, तो उन्होंने तो हेयर पैच लगाया है, तो मे बी वो सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, या फिर मे बी उनका जो हेयर लाइन है वो इतना ख़राब हो चुका था कि सर्जरी हो नहीं सकती थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको वो प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि आपको हेयर पैच में हर 1 महीने में, कभी कभी 15 दिन में भी आपको एडजस्ट कराना पड़ता है उसको, तो वो हेयर पैच कंटिन्यू कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम सलमान खान है जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो आई थिंक उन्होंने थोड़ा पहले करा लिया, थोड़ा पहले इंटरवेंशन ले लिया, तो उनके बाल इतने गए नहीं। तो आपके लिए क्या सही है वो इम्पोर्टेंट है। मान लो अगर आप गाड़ी में जाते हैं, एसी में रहते हैं, तो हेयर पैच आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। बट अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं,
तो स्वेटिंग होगी तो हेयर पैच में आपको इचिंग होगी, डैंड्रफ हो सकता है, तो इसके कारण हेयर पैच आपको शायद इतना सूट ना करे। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करें कि आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आपकी क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने दे रही है कि नहीं दे रही, उनको कहीं डर तो नहीं लग रहा और वो हेयर ट्रांसप्लांट आपको नहीं कराने दे रहे, तो डेफिनेटली फिर आपको हेयर पैच पे जाना पड़ेगा। एक चीज़ जो याद रखनी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी मेंटेनेंस लगेगी। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रांसप्लांट करा लिया तो ख़त्म। जो हेयर फॉलिकल्स हमने पीछे डोनर एरिया से लिए वो परमानेंट होते हैं, वो नहीं जाएंगे कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। बहुत या फिर बहुत साल लग जाएंगे उनको जाने में, लेकिन जिस हेयर लाइन के हिसाब से आपने आज ट्रांसप्लांट कराया है वो हेयर लाइन अभी भी रिसीड हो सकती है। जिस सर्जन के साथ आपने ट्रांसप्लांट कराया है उसके साथ आपका ज़िंदगी भर का रिश्ता है। 4 से 6 महीने में आपको उससे मिलना चाहिए ताकि वो आपके हेयर के जो रिजल्ट्स है उसको मेंटेन कर सके। So this is the end of the first episode of the Skin and Scalp Show. I hope हमने आपके बहुत सारे हेयर केयर डाउट्स इसमें सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर कुछ आपको लगता है छूट गया है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगले डिस्कशंस किस टॉपिक पे चाहते हैं।